हाँ, तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपके लिए एक वन शॉट लाया हूँ अपने 12th बोर्ड के एग्जाम वाले बच्चों के लिए। फिर चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, चाहे बेटा वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो आईएससी बोर्ड का हो, चाहे बेटा वो यूपी बोर्ड का हो। ये मेरा जो वन शॉट वीडियो है ना बेटा, ये मैं 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मतलब एक लेक्चर मेरा जो है वो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के 20 क्वेश्चंस का इम्पॉर्टेंट का आ चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर वॉच करिए, ठीक है। मगर आज का जो लेक्चर है बेटा, वो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो जैसे जैसे मेरे इस चैनल पर कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो मैं या तो उसके 20 क्वेश्चन का या 25 क्वेश्चन का जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बना देता हूं। जिन बच्चों का अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बेटा उन क्वेश्चंस को करके वो बहुत अच्छे नंबरों से बेटा पास हो सकता है। मेरे इस क्वेश्चन में बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप का भी होगा और जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है वो भी होंगे, ठीक है। थोड़े थ्योरी वाले क्वेश्चंस को थोड़ा मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चंस में थोड़ा थ्योरी बतानी पड़ती है, जो आप जाके मेरे कोऑर्डिनेशन के वन शॉट वीडियो में देख सकते हैं। ये मेरा जो वन शॉट है वो कोऑर्डिनेशन के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है। और जो मेरे प्ले लिस्ट में कोऑर्डिनेशन का लेक्चर पड़ा है वो 2.5 घंटे का जो वीडियो है ना बेटा, वो बेटा कोऑर्डिनेशन की थ्योरी का फुल वीडियो है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ गया, लिखा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा गया था, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं सीबीएसई आईएससी सब मिक्स करके क्वेश्चंस बेटा हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था। तो किसी भी बोर्ड का बच्चा हो बेटा, उसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मेरे को किसी भी कॉम्प्लेक्स का या किसी भी आयन का बेटा अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है √n+2 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। यहाँ पर बेटा n क्या होता है, n जो है बेटा वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स दिया है बेटा उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। चूंकि कॉम्प्लेक्स आयन है तो इसे को मेरे को करके देखना पड़ेगा कि कैसे होगा, ठीक है। तो मेरा जो दे रखा है वो है NiCl4 और डबल माइनस, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर 4 लिगेंड लगे हैं, तो कुल मिला के इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो या तो टेट्राहेड्रल होगी या बेटा स्क्वायर प्लेनर होगी। मगर चारों लिगेंड बेटा वीक फील्ड लग गए, चारों लिगेंड बेटा कैसे लग गए बेटा, वीक फील्ड लग गए, तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। इस वजह से ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर बेटा ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो अगर मैं इसको सीएफटी से सॉल्व करूंगा, पहले मैं करने जा रहा हूं कि इस कॉम्प्लेक्स में निकालने जा रहा हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या करने जा रहा हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो भाई निकिल है, निकिल का मेरे पास होता है 28, ये 28 का मैं ड्रा करूंगा तो लास्ट में आएगा बेटा 4s2 और 3d8, बेटा लास्ट में यही तो आ जाएगा, ठीक। अच्छा इस कॉम्प्लेक्स में मैं निकिल का निकालूंगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो Cl का होता है -1, तो ये -4 हो गया, उधर जाएगा बनेगा +4, -2 तो ये +2 चार्ज निकलेगा। तो निकिल +2 जब मैं निकालूंगा तो निकिल +2 के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन बेटा ये वाले आपके निकल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4s0 और 3d8, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगेगी फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सर आपको कैसे पता लगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड लगा है, पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो मोस्टली sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो बेटा उसमें ऊपर मेरे पास 3 और नीचे 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स 8 भरने हैं। तो 8 में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, आप देख सकते हैं इसके पास बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद बेटा 2 अनपेयर्ड बचेंगे। तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुटअप कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा वो होगा अंडरवुड, फॉर्मूला है nn+2। तो यहाँ पर मैं n के बदले लगा दूंगा 2, तो ये हो जाएगा 2 और 2 + 2 यानी कि हो जाएगा √8 यानी 2√2 इसका बेटा बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। अगर वहां पर
आपके ऑप्शन में √2 की वैल्यू लगा दी गई है, तो √2 की वैल्यू 1.414 होती है, उसका आप 2 से मल्टीप्लाई करके अपना यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था, मैंने इसे कैलकुलेट कर दिया, आंसर 11। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से। अब देखो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, इस वजह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ए चिलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मेरे पास 4 ऑप्शन है, एक पे तो नन लिखा हुआ है, बताना है कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स बेटा चिलेट कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर मेरे पास कोई लीगेंड ऐसा है जो बेटा मोनोडेंटेट है, इसका मतलब वो केवल एक लोन पेयर देता है मेटल को, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है और एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मेरे पास कुछ लीगेंड्स ऐसे होते हैं बेटा जो बाइडेंटेट होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? बाइडेंटेट, मतलब वो 2 लोन पेयर देंगे, और आप देख सकते हैं जो 2 लोन पेयर दे रहे हैं वो बेटा एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, जो 2 लोन पेयर दे रहे हैं या जो ज्यादा लोन पेयर देंगे वो बेटा एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो जो साइक्लिक रिंग बनी है इसी को बेटा हम लोग चिलेट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग चिलेट रिंग बोलते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स, जो लीगेंड आपके बाइडेंटेड होते हैं, या अगर कोई लीगेंड आपके पास पॉलीडेंटेड है, तो जब वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, और बेटा इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो मेरे पास देखिए, जो अमोनिया होता है, अमोनिया में तो N के पास बेटा एक ही लोन पेयर होता है, तो ये तो बेटा मोनोडेंटेड का एग्जाम्पल हो गया। तो मोनोडेंटेड वाला कोई भी एग्जाम्पल आपका चिलेट रिंग नहीं बना सकता, इसे आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, देखो EN की बात कर लेते हैं। अगर किसी बच्चे को EN नहीं पता है तो वो मेरे कोऑर्डिनेशन वाले कॉम्प्लेक्स में जाके पूरा चैप्टर कवर कर सकता है। ठीक है, वैसे EN का, ये जो EN है इसका नाम होता है बेटा एथिलीन डाईएमीन। क्या नाम होता है बेटा इसका? एथिलीन डाईएमीन। मतलब फॉर्मूला होता है इसका CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो एक लोन पेयर यहां से देगा, एक लोन पेयर यहां से देगा, कुल मिला के जो एथिलीन डाईमीन है वो एक प्रकार का बाइडेंटेड लीगेंड है। कैसा है बेटा? बाइडेंटेड लीगेंड। अगर बाइडेंटेड लीगेंड है तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। अगर बेटा ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा तो बेटा सेकंड ऑप्शन ही मेरे पास चिलेट कॉम्प्लेक्स का होगा। फटाफट इससे आप नोट करते जाइए, मैं अपने थर्ड क्वेश्चन में आता हूं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें आपका आता है आइसोमेरिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक, अब ये पूछ रहा है मेरे पास ये 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और पूछ रहा है भैया इन दोनों कॉम्प्लेक्स में किस टाइप की आइसोमेरिज्म है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? इन 2 कॉम्प्लेक्स में मेरे पास किस टाइप की आइसोमेरिज्म है। तो बेटा कॉम्प्लेक्स में आपको आइसोमेरिज्म 5 प्रकार की बताई गई थी। ठीक है, जिसमें से पहला टाइप था आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा लिंकेज था मेरे पास, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, इस तरह से मेरे पास 5 आइसोमेरिज्म थी। ठीक है, देखो अब ध्यान से, अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स को देखूं और अगर इनको मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं, इसको भी मैंने वाटर में डिसॉल्व करा, तो जब ये आयनाइज होगा तो चूंकि यहाँ से 2 Br अलग होंगे तो इस पर आएगा डबल प्लस। तो देखिए ये बनेगा CONH3 का होल 4 Cl2, यहाँ मेरे पास डबल प्लस आ गया और 2 Br माइनस आयन के रूप में सोल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, जब मैं बेटा इसको आयनाइज करूंगा वाटर में तो यहाँ पर क्या मिलेगा? CONH3 का होल 4, ये बेटा Br2 डबल प्लस, और यहाँ पर आ जाएंगे 2Cl नेगेटिव। तो देखो मेरे पास जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता था उसमें हम लोग ये बोलते थे, अगर मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, ठीक है, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है मगर वो सोल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स के आयंस प्रोड्यूस करते हैं, तो जरा इसको देखिए, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, एक कोबाल्ट, 4 अमोनिया, 2 Cl यहाँ है, वहां पर भी 2 Cl हैं, 2 Br यहाँ है, वहां पर भी 2 Br हैं, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बेटा सेम है, मगर जब मैं इनको सोल्यूशन में डालूंगा तो पहले कॉम्प्लेक्स से जो आयन निकलेगा Br नेगेटिव और दूसरे से निकलेगा क्या?
Cl निगेटिव, तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व करने पर डिफरेंट टाइप्स के आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो बेटा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का होगा। किसका होगा बेटा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो वहां ऑप्शन आप लगा दीजिएगा, अगर लिखने के लिए आ जाए क्या रिलेशन तो आप बता दीजिए। दोनों में डिफरेंट टाइप्स के आंसर आ रहे हैं, इस वजह से इसमें जो आपका आइसोमेरिज्म होगा वो कौन सा होगा बेटा? आयनाइजेशन। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन 4 मेरे पास क्या है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एम्बिडेंट लीगेंड। देखो भाई यहाँ पर आपको 4 प्रकार के लीगेंड दिए गए हैं और बताना बेटा क्या है इसमें से एम्बिडेंट लीगेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा एम्बिडेंट लीगेंड्स क्या होते हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई लीगेंड ए बी टाइप का है, ठीक है, मेरे पास कोई लीगेंड बेटा ए बी टाइप का है जहां पर ए पर भी लोन पेयर है और बी पर भी लोन पेयर है। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स में ये मेटल को ए से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स में ये मेटल को बी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मतलब ये एक बार में एक डोनेट तो एक से ही करेगा, मगर ये बेटा ए से भी कर सकता है और बी से भी कर सकता है। तो अगर कोई लीगेंड अपने 2 या 2 से अधिक सेंटर से इलेक्ट्रॉन को बेटा दे सकता है, डोनेट कर सकता है, तो उसे मैं एम्बिडेंट लीगेंड बोलता हूं। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, Cn निगेटिव। बेटा Cn जो होता है यहाँ C के पास भी लोन पेयर होता है और N के पास भी लोन पेयर होता है, तो ये एम्बिडेंट लीगेंड है। मेरे पास होता है NO2 माइनस, यहाँ पर बच्चा क्या होता है N के पास भी लोन पेयर होता है, O के पास भी लोन पेयर होता है। मेरे पास SCN माइनस, ठीक है, थायोसाइनेटो, ठीक है, तो यहाँ पर S के पास भी लोन पेयर होता है और बच्चा N के पास भी लोन पेयर होता है। तो ये 3 बड़े फेमस एग्जाम्पल आपके बोर्ड लेवल के लिए हैं, ये तीनों आपके बेटा एम्बिडेंट लीगेंड होते हैं। तो देखो भाई CO तो मैंने नहीं लिखा, आप देखिए आपका NO2 मिल गया, तो NO2 आपका जो है बेटा एम्बिडेंट लीगेंड का। तो आपको उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को जानने के बाद आपको एम्बिडेंट लीगेंड की पूरी जानकारी हो गई होगी। फटाफट इसको आप बना लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करता हूं। अब देखिए मेरे पास ये 5th क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या लिखा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मेरे पास ये 4 कॉम्प्लेक्स हैं और बताना है इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। मतलब मेरे को क्या बताना है, इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो देखो भाई मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर प्लेन पास करता हूं और अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, ठीक है, अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो बेटा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स कभी भी लाइट को रोटेट नहीं करेगा। अगर मेरे किसी कॉम्प्लेक्स में आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है तो वो कॉम्प्लेक्स हमेशा लाइट रोटेट करेगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। फिलहाल उसने यहाँ ये पूछा है कि कौन सा नहीं शो करेगा। तो मैं एक चीज बता दूं, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में, ये डायरेक्ट ध्यान रखने वाली बात है, आपका समय बहुत बचाएगा, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में 3 लीगेंड लगे हैं और तीनों बेटा आपके चिलेटिंग लीगेंड्स हैं, ठीक है, अगर तीनों बेटा चिलेटिंग लीगेंड्स हैं तो उसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, हमेशा लाइट घुमाएगा और हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो ये EN बेटा चिलेटिंग लीगेंड होता है और ये 3 लगे हैं, यहाँ कभी POS नहीं आएगी, हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसी तरह से बेटा जो ऑक्सलेट वाला है ये भी चिलेटिंग लीगेंड है और 3 लग गया, इनके 3 लगते ही बेटा कॉम्प्लेक्स में से सिमेट्री गायब हो जाती है। जैसे सिमेट्री गायब हो जाएगी ना वैसे ये लाइट घुमाना चालू कर देगा और जैसे ये लाइट घुमाना चालू कर देगा ना इसके 2 फॉर्म बनेंगे, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 2 तो बेटा ऑप्टिकल शो करेंगे। अभी देखो मैं आऊं, देखो यहाँ पर 2 EN लगे हैं और यहाँ पर भी 2, तीनों नहीं लगे हैं। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्म सिस लिखा है और एक फॉर्म क्या ट्रांस। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ट्रांस वाला देखो मैं बना के दिखाता हूं कैसे बनता है। CO लिखा गया, 6 यहाँ पर बॉन्ड बनेंगे, ट्रांस है मतलब दोनों Cl को मैं अपोजिट ले गया,
एक ईएन को मैंने ऐसे लगा दिया, बाइडेंटेड होता है, एक को ऐसे। देखो इसमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री आती, ट्रांस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, ठीक है। तो बेटा ट्रांस वाले में अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, मतलब ये भी लाइट नहीं घुमा पाएगा, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, ठीक है। अब सिस वाले में क्या है, यहाँ पे सिस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, सिस वाले में सिमेट्री नहीं आ रही, मतलब पीयूएस नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव। मुझसे पूछा है कौन सा ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा, तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई है, इस वजह से बेटा ये कॉम्प्लेक्स आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। फटाफट से आप नोट कर लीजिए फटाफट। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर बचा 6 कौन सा आ गया। देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन बहुत पेपर में पूछे जाते हैं कि आपको बेटा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा और कहेगा इस कॉम्प्लेक्स का या तो आप बता दीजिए हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, या बेटा इसकी ज्योमेट्री या शेप बता दीजिए, या फिर ये कॉम्प्लेक्स डायमेट्रिक है कि पैरामेट्रिक है, ठीक, या इस कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सारे जवाब जो हैं वो बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपके निकल आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स मैंने उठा लिए हैं। एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास है कोबाल्ट F6 ट्रिपल-3 और एक मेरे पास है NiCN का होल 4 डबल माइनस। तो मैं इन 2 कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करता हूँ पूरी तरीके से कि मैं किस तरह से, उसने तो पूछा है हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। जब आप इतना करेंगे तो थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे, उसमें क्या बढ़ाना होगा बेटा, ये बढ़ाना होगा कि वहाँ पर आपका कितने अनपेयर्ड इस कॉम्प्लेक्स में, और ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास डायमेट्रिक है कि पैरामेट्रिक। तो बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को तो रफ कर देते हैं। अब मैं अपना केवल क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो पहला क्वेश्चन था वो बेटा है कोबाल्ट F6 और ट्रिपल माइनस। पहला काम तो आपके पास जो मेटल दिया है आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर लीजिए। कोबाल्ट का बेटा 27 होता है, और जब मैं इसके लास्ट का ड्रा करूँगा तो ये बच्चा आएगा 4H2 और 3D बेटा 7 आ जाएगा। ये बेटा कोबाल्ट का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कोबाल्ट पे यहाँ चार्ज क्या है, उस चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो मेरे को यहाँ देख लेना है। तो कोबाल्ट पे यहाँ बच्चा चार्ज आएगा +3, ठीक। जब यहाँ पे चार्ज बच्चा +3 आएगा तो कोबाल्ट +3 का चार्ज मैं निकालूंगा यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और बेटा एक यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4H0 और बच्चा हो जाएगा 3D6, ठीक बेटा। अब यहाँ पर क्या करना है, मेरे पास D6 को मैं बना लूँगा। मैंने यहाँ बना लिया 3D6 बना लिया, 3D6 6 इलेक्ट्रॉन भर लिए, 1 2 3 4 5 6। 3D के बाद आप बनाएंगे 4S जो फिलहाल खाली हो चुका है। इसके बाद आप बनाएंगे 4P जो ऑलरेडी खाली होगा, और फिर आप बना लेंगे यहाँ 4D जो भी आपका खाली होगा, ठीक भाई। पहले 3D होता है, उसके बाद 4S 4P 4D। अब मेरे को ये देखना होगा कि यहाँ पर जो लीगेंड आ रहा है वो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है कि वीक फील्ड लीगेंड है। तो बेटा फ्लोरीन जो होता है एक वीक फील्ड लीगेंड होता है, ये अपोजिट पेयरिंग नहीं करता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पीछे नहीं जाएगा। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बेटा पीछे नहीं जाएगा तो इनमें से कोई भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मेरे को आगे के ही ऑर्बिटल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को वही ऑर्बिटल्स संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन में मिलाने हैं जो खाली होंगे, तभी लीगेंड आके इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। अब लीगेंड लगाने कितने, 6, तो मैं 6 मिक्स कर लूँगा, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 को मैंने मिक्स कर लिया। तो बेटा जब मैंने 6 मिक्स करे हैं तो यहाँ पर पहला S 3P और फिर 2, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है एक जवाब मिल गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। अब सब जगह पे F- आएगा, सब जगह पे F- आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन आकर के बेटा डोनेट कर देगा। ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक। तो कुल मिला के एक आंसर मिल गया। अगर किसी मेटल का हाइब्रिडाइजेशन
sp3d2 या d2sp3 है तो उसका शेप बेटा हमेशा होता है ऑक्टाहाइड्रल। क्या होता है बेटा? शेप ऑक्टाहाइड्रल। तो ये दोनों जवाब आपको मिल गए। प्लस अगर आपसे वो पूछता है कि ये कॉम्प्लेक्स डायमेट्रिक है कि पैरामेट्रिक है तो आप बता सकते हैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो 4 अनपेयर्ड होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स बेटा आपका कैसा हो गया? पैरामेट्रिक। ठीक, तो एक तो मेरे पास इसका जवाब हो गया। दूसरा मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स दिया था वो निकेल का था। तो इस तरह के मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, आप इसी क्वेश्चन को मान के मत चलिए कि ऐसा ही आने वाला है, इसके जैसा आ सकता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन था मेरे पास NiCN का होल 4 और डबल माइनस। तो जब मैं निकेल का यहाँ ड्रा कर लूँगा, निकेल का 28 होता है, 28 का बटा हो जाएगा 4s2 3d8 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकेल पे चार्ज निकलेगा +2, 4 CN है, CN का होल 4 ऐसे हो 2 माइनस, तो निकेल +2 निकाल लेता हूँ। निकेल +2 बेटा आ जाएगा 4s0 3d8। अब मैं यहाँ पर d8 का भर लेता हूँ। अब मैं यहाँ d8 भर लेता हूँ। 3d8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेटा 4s खाली हो चुका, 4p। जहाँ पे लीगेंड 4 लगे होते हैं वहाँ पर आपको 4d लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने लीगेंड्स ही नहीं है जो हम आगे लगा पाएंगे। मैक्सिमम 4 लग सकते हो, या तो यहाँ 4 लगेंगे या पीछे वाले में 4 लगेंगे। अब मैं चेक करूँगा CN। बेटा CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या करता है बेटा? अपोजिट पेयरिंग कर लेता है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर कर देगा। CN बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो अपोजिट पेयरिंग कर देगा। तो 2 ये 2 ये 2 ये और ये मिलके भी 2, तो ये खाली हो गया। अगर ये ऑर्बिटल खाली हो गया है तो बेटा ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो 1 2 3 4 लीगेंड, तो मैंने ये 4 मिला लिए। जब ये 4 मिला लिए तो पहले पार्टिसिपेट करा D, तो हो गया DsP2, ये इसका हो गया हाइब्रिडाइजेशन। एक CN निगेटिव यहाँ लग गया, एक CN निगेटिव यहाँ लग गया, एक यहाँ एक यहाँ, तो आपको एक आंसर मिल गया हाइब्रिडाइजेशन। जिस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होता है उसकी ज्योमेट्री बेटा होती है स्क्वायर प्लेनर। तो ये आंसर दूसरा हो गया बेटा। अब बताना, मान लो ये डायमेट्रिक है कि पैरामेट्रिक है, तो बेटा सब इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हो चले और ये भी सारे पेयर्ड है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा हो गया? डायमेट्रिक। फटाफट बना लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन में आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन नंबर 7th है और एक क्वेश्चन नंबर 8th है। बेटा क्वेश्चन नंबर 7th में क्या पूछा है मुझसे? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डेल्टा T का मान बताना है बेटा और डेल्टा O के पद में बताना है। तो डेल्टा T का मतलब बेटा क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और डेल्टा O का बेटा क्या मतलब होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन आपकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो बेटा आपको डेल्टा O और डेल्टा T का रिलेशन पता होना चाहिए। एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि डेल्टा O की वैल्यू बेटा बड़ी होती है और डेल्टा T की वैल्यू बेटा छोटी होती है। मतलब जो डेल्टा O होता है ये बेटा ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू डेल्टा T। ये आपको कोऑर्डिनेशन के 1 शॉट लेक्चर, मेरा जो वीडियो पड़ा उसमें आपको बताया गया है। मेरे प्ले लिस्ट में कोऑर्डिनेशन का 1 शॉट वीडियो पड़ा हुआ है। जिसको जिस टॉपिक में डाउट है, टॉपिक पूरा पढ़ना है, तो वो उसमें से जाके पढ़ सकता है। तो देखो भाई, एक सिंपल सा रिलेशन होता है मेरे पास। आपको मैंने बताया कि डेल्टा O बड़ा होता है, तो जो डेल्टा T की वैल्यू होती है वो बेटा 4/9 डेल्टा O, ये बेटा रिलेशन होता है डेल्टा T और डेल्टा O के बीच। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें, जरा 9 को इधर ले जाओ, 4 को इधर ले जाएं, तो आप देख सकते हैं जब 9 इधर ले जाओगे 4 इधर, तो इधर की जो वैल्यू बनेगी वो 1 से बड़ी बन जाएगी। इससे क्लियर होगा कि डेल्टा O बड़ा हो जाएगा, डेल्टा T छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 4/9 डेल्टा O। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बेटा ये ध्यान रखने वाला है, ये तब लगेगा कि जिस समय ऑक्टाहेड्रल में जो मेटल हो वही मेटल टेट्राहेड्रल में होना चाहिए, जो लीगेंड ऑक्टाहेड्रल में हो वही लीगेंड टेट्राहेड्रल में हो, जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल के मेटल का हो वही इसका हो, तो भाई लग पाता है। तो आपका जो देखिए डेल्टा T की वैल्यू है वो तो बेटा ऑप्शन A करेक्ट हो गया। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको जानकारी में होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है मेरे पास, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। देखो भाई यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स लिखे हैं। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है कि बेटा इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है
और कौन सा कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल। तो आपको थोड़ा सा चिलेट इफेक्ट बताया गया था कि अगर कहीं पर कोई चिलेटिंग लिगेंड लगता है, ठीक है, अगर कहीं पर कोई बाइडेंटेड लिगेंड या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड अगर लगता है तो वो कॉम्प्लेक्स बेटा हमेशा ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेयर टू बेटा नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। तो देखो जो अमोनिया होता है, अमोनिया बेटा चिलेट नहीं बनाता है क्योंकि अमोनिया जो होता है बेटा वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, एक ही लोन पेयर देता है। दूसरा ईएन, ईएन का मतलब मैं कई बार बता चुका हूं एथिलीन डाईएमीन, ठीक है। अब अगर एथिलीन डाईएमीन है तो ये एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है जो कि चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जो चिलेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बेटा मोर स्टेबल होते हैं इन कंपेयर टू नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज चिलेट इफेक्ट। तो सीधी सी बात आप ये बताएंगे कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में चिलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और इस वाले कॉम्प्लेक्स में नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंड वी नो डेट चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल इन कंपेयर टू बेटा क्या नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। तो इस वजह से ये जो बाद वाला कॉम्प्लेक्स है ये मोर स्टेबल है और जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स है वो लेस स्टेबल है। फटाफट आप नोट कर लीजिए। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 कैसा है, ठीक है। ये मैं उन क्वेश्चनों को बता रहा हूं जो थ्योरी से हटकर हैं। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स जो थ्योरी वाला है, कोई टॉपिक ऐसा जो थ्योरी वाला है, तो वो मैं यहाँ थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं करने बैठूंगा। उसके लिए मैं कहूँगा कि आप मेरे कोऑर्डिनेशन के वन शॉट वीडियो में चले जाइए जो कि प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से उसकी पूरी थ्योरी कवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये थ्योरी के अलावा जो समझाने वाले क्वेश्चंस हैं मैं उन क्वेश्चंस को बेटा लेकर के आया हूँ। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है ये वर्नर थ्योरी से रिलेटेड है। अगर आपने इसके पहले मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए। तो 2.5 घंटे की बात है बेटा, 2.5 घंटे होते ही कितने हैं बेटा, आप ऐसे ही बर्बाद कर देते थे। तो आप कहीं ना कहीं 2.5 घंटे में लेक्चर देख करके आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ तो मैं जो बेसिक फंडामेंटल वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है 25 वो बता रहा हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेटा वर्नर थ्योरी का है, ठीक। क्या लिखा है, एक कॉम्प्लेक्स मेरे पास बेटा एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिखा है। देखो ये लिखा है कोबाल्ट, उसमें बेटा 6 अमोनिया लगे और 3 Cl हैं, इज मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। कह रहा है इसमें मैंने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, तो बताना है AgCl के 3 मोल बनते हैं क्यों, ठीक है। मतलब AgCl के 3 मोल क्यों बनते हैं, 1 मोल क्यों नहीं बना, 2 मोल क्यों नहीं बना, 3 ही मोल क्यों बने, ठीक है। तो अगर आपने वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी है तो वर्नर ने इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए बताया था कि कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है मोस्टली, ठीक है। तो 6 वाले केस में वो 6 अमोनिया से ही पूरा हो जाएगा। मतलब वर्नर के अकॉर्डिंग इसका ऐसा बनेगा, कोबाल्ट हो गया, ये हो गया बच्चा NH3 का होल 6 और तीनों के तीनों Cl बेटा ब्रैकेट के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो तीनों Cl हैं अगर बेटा ये ब्रैकेट के बाहर आ गए हैं तो ये तीनों हो गए प्राइमरी वैलेंसी, और जितने के आपके जो 6 अमोनिया हैं बेटा वो हो गए आपके सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब बताइए ये मेरे प्राइमरी वैलेंसी हो गए, ये बेटा क्या हो गया सेकेंडरी वैलेंसी। तो वर्नर ने एक पॉइंट बताया था अपनी थ्योरी में कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, ठीक है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है। तो कुल मिला के जो तीनों के तीनों Cl हैं ये बेटा सोल्यूशन में आयनाइज हो जाएंगे, और आयनाइज होने के बाद कौन सा आयन देंगे बेटा, क्लोराइड आयन देंगे, ठीक है। तो ये जब मैं आयनाइज करूंगा तो ये हो जाएगा कोबाल्ट, ये हो जाएगा NH3 का होल 6, चूंकि बाहर Cl3 लिखा है तो यहाँ +3 आएगा और 3 क्लोराइड आयन आएंगे। अब आप खुद बताइए अगर 3 क्लोराइड आयन आए हैं तो सिल्वर नाइट्रेट जब मैं डालूंगा तो इससे कौन कौन से आयन आएंगे बेटा, एक Ag+ और एक नाइट्रेट आयन। तो अब ये बताओ इसके साथ कितने Ag चाहिए होंगे। तो साफ दिख रहा है 3 जब मेरे क्लोराइड आयन हैं तो इसको AgCl का PPT बनाने के लिए, प्रेसिपिटेट बनाने के लिए 3 ही तो Ag+ चाहिए। तो बेटा इसके 3 मोल खर्च होंगे, इसके भी 3 खर्च होंगे, तो यहाँ पर 3, और ये दोनों मिल करके बेटा आपस में फिलहाल आपका क्या बना देंगे 3 AgCl। इस वजह से ये आपका 3 AgCl के मोल बनते हैं। कारण ये है कि तीनों के तीनों Cl आपके प्राइमरी वैलेंसी में हैं। अगर एक भी Cl
अंदर चला जाता तो बेटा वो सेकेंडरी वैलेंसी में जाता, वो आयनाइज फिलहाल यहाँ पर ना होता। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया मेरा। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D6। मेरे को D6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको स्प्लिटिंग का पैटर्न बताया गया था, वो स्प्लिटिंग का पैटर्न CFT बताती है। जो 5 D ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ही स्प्लिट होते हैं। बात समझे। अब अगर ऑक्टाहेड्रल है तो 5 में बेटा ऊपर 2 ऑर्बिटल आते हैं, नीचे बेटा 3 आते हैं। ठीक है, और नीचे वालों को हम लोग नाम देते हैं बेटा T2G, ऊपर वालों को नाम देते हैं बेटा EG। अब उसने दूसरा पॉइंट बताया कि डेल्टा O कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। ये जो गैप होता है ना बेटा इनके बीच का, इसको डेल्टा O बोलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को ये पेयर करता है तो उसे हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। फिलहाल ये गैप काफ़ी कम है। इस गैप के कम होने का मतलब क्या हुआ कि पहला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भरेगा, दूसरा यहाँ भरेगा, तीसरा, चूंकि गैप कम है तो चौथा ऊपर ही जाएगा, पांचवा भी ऊपर जाएगा और छठवां फिर नीचे आएगा। ठीक है, अब मेरे को भरने कितने बेटा 6, तो 6 में पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। चूंकि गैप कम है ना, उसने बोला डेल्टा की वैल्यू कम है पेयरिंग के। ठीक है, पांचवा यहाँ और छठवां यहाँ, तो इस तरह से भरा जाएगा। अब आप देख लीजिए आराम से कि इसका मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रा करना है। साफ देखिए, T2G में जितने भरे हैं वो गिन लीजिए। तो आप देखिए T2G में 4 भरे हैं, तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर, यहाँ लिखूंगा T2G, उसमें बेटा 4 भर लूंगा, कॉमा लगा दूंगा। EG में आप देखिए 2 भरे हैं, तो ये हो जाएगा EG2। तो ठीक है, इस तरह से भर जाएगा। अब मान लो कल को वो कहता कि इसमें इसी केस में D3 का बता दीजिए, तो मैं 1 2 3 मतलब उसका होता T2G3 EG0। वो कहता भाई T4 का बता दीजिए, तो 1 2 3 4 तो होता T2G3 EG1। वो कहता 5 का बता दीजिए, तो 1 2 3 4 5 मतलब T2G3 और EG2। इस तरह से आता। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन की तरफ नहीं भाग रहा हूँ, इसके जैसे और भी जो क्वेश्चन, अगर वो कहता कि ये कॉम्प्लेक्स मेरा टेट्राहाइड्रल है, ठीक है, अगर वो कहता कि ये कॉम्प्लेक्स मेरा टेट्राहाइड्रल है, तो बेटा मैं क्या करता, तो उस केस में मैं पलट लेता, ऊपर 3 जाते, नीचे 2 आते, G हट जाता उसमें से, फिर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेता। और उस केस में बेटा इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गैप हमेशा कम ही होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे मैं फिलिंग करता। फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन जो हैं मैं लाया तो हूँ, ये बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर के हैं। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप साथ में IUPAC नॉमेनक्लेचर भी आप पढ़ें, केवल इतना कहने का मकसद है। ठीक है, अब चूंकि इन 2 क्वेश्चंस को मैं लिख तो दिया हूँ, मगर इनका मतलब ये नहीं है कि ये 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। कहना ये चाह रहा हूँ कि भाई आप IUPAC नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करें। ठीक है ना। अच्छा देखो, ये तो मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो जिन्हें दिमाग लगाने वाले हैं। आखिरी में मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन लिखूंगा जो थ्योरी बेसिस के होंगे। ठीक है, तो उनको भी आप जरूर थ्योरी के फॉर्म में आप देख के जाएंगे, क्योंकि थ्योरी वाला मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है, थ्योरी वाला जो है उसके लिए आप 1 शॉट वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब इस कॉम्प्लेक्स का बेटा मेरे को IUPAC लिखना है, तो देखो IUPAC लिखने का तरीका क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहले आपके पास अगर ब्रैकेट पहले आ रहा है, अगर ब्रैकेट पहले आ रहा है तो जो भी पहले आ रहा है आपको उसे पहले उसी का ही नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए ब्रैकेट बाद में आ रहा है और K पहले आ रहा है, तो पहले मेरे को K को निपटाना है, यहाँ मेरे को पहले ब्रैकेट को निपटाना है। अच्छा, ब्रैकेट की अगर बात करें हम लोग, तो ब्रैकेट में बेटा मेटल भी होता है और लीगेंड भी होता है, तो पहले हमें लीगेंड को निपटाना है, बाद में मेटल को निपटाना है। ठीक है, तो लीगेंड 2 हैं, एक तो अमोनिया है और एक बेटा Cl है। तो अमोनिया का नाम तो बेटा A से स्टार्ट हो रहा है और Cl का नाम तो C से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले मैं अमोनिया का नाम लिखूंगा। अमोनिया में एमीन वर्ड आता है। क्या वर्ड आता है? एमीन। और लगे कितने हैं? 4। तो यहाँ पर वर्ड आ गया पहले टेट्रा, टेट्रा के बाद मैं यहाँ लिख दूंगा एमीन। ये तो बेटा अमोनिया निपट गया। Cl पे होता है माइनस चार्ज, इसलिए इसका नाम होता है क्लोराइडो। ठीक है, मगर 2 Cl लगे हैं तो ये हो जाएगा डाई
क्लोराइडो, क्या नाम हो गया, डाइक्लोराइडो। ये तो भाई लिगेंड निपट गया। अब अगर मेटल आपका प्लस वाले बॉक्स में है, ठीक है, प्लस वाले बॉक्स का मतलब क्या हो गया, अगर पहले बॉक्स में है, ठीक है, अगर पहले बॉक्स में है तो मेटल का नाम जो होता है वही लिख देंगे। तो प्लेटिनम है तो यहाँ मैं प्लेटिनम लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा मैं, प्लेटिनम ही लिख दूंगा, ठीक है, प्लेटिनम। अब इसके बाद मेटल का आप चार्ज निकाल लीजिए। बेटा अमोनिया का चार्ज क्या होता है, 0 होता है। यहाँ Cl का -1, यहाँ -1, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, मतलब प्लेटिनम का जो चार्ज है बेटा +4 है, ठीक है। और 4 जो आप लिखेंगे वो रोमन में लिखेंगे, मतलब 4 आप ऐसे लिखेंगे। और अब की बार अब इन दो Cl को बताना है, तो बाहर जो ब्रैकेट के होते हैं उनकी संख्या से कोई मतलब नहीं होता, तो आप बस क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लोराइड। क्लोराइड ने केवल क्या लिखेंगे, क्लोराइड। बात समझे। तो ये इसका यूपीएससी नाम हो गया। अब जैसे इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर देखिए तो पहले के आ रहा है, तो पहले मेरे को के को निपटाना है, ठीक है, बाद में डब्बे को निपटाना है मेरे को। तो के चूंकि ब्रैकेट के बाहर है तो इसकी संख्या से आपको कोई मतलब नहीं है। जो ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं हमें उनकी संख्या ही मेंशन करनी होती है। फिलहाल यहाँ पर पहले मैं लिख दूंगा पोटेशियम, लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा यहाँ पर, पोटेशियम। ये तो पोटेशियम हो गया। अब आइए अंदर, अंदर देखें यहाँ पर 6 Cn लगे हैं, तो 6 के लिए मेरे पास आ गया हेक्सा, Cn का साइनाइडो। क्या लिखूंगा बेटा, साइनाइडो, ठीक है, ये हेक्सा साइनाइडो हो गया। अब चूंकि यहाँ पर जो मेटल है वो बेटा माइनस वाले बॉक्स में है, ठीक है, तो आयरन वाले में जो माइनस चार्ज का आयरन होता है उसमें फेरेट वर्ड आता है। क्या वर्ड आता है, फेरेट। वैसे तो नॉर्मल कोई दूसरा मेटल होता है तो उसमें 8 जोड़ के हम लोग लिख देंगे, मगर आयरन का बेटा फेरेट होता है, सिल्वर का बेटा अर्जेंटेट होता है, ठीक है, गोल्ड का ऑरेट होता है। ये 3 आप ध्यान रखेंगे अगर माइनस वाले में आते हैं। तो ये फेरेट लिख गया, ये इसका बेटा फेरेट लिख गया। अब इसका निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। Cn का होता है -1, ये होता है +1, तो 6 और 4 प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फेरेट के बाद आप यहाँ क्या लिख देंगे, सेकंड। तो इसी तरह से आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी को कोई आईयूपीएससी पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के भेज भी सकता है। आप इसको नोट करिए, मैं क्वेश्चन नंबर 13 नोट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ही मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं। लिखा है विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। मतलब ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा आइसोमेरिज्म का भी सेगमेंट देख के जाएंगे, ठीक है। बाकी बात फिर वही फंस रही है कि कहाँ से देखना है, तो आप मेरे लेक्चर में जाके देख सकते हैं। लिखा है कि ये जो 2 कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें से जो पहला कॉम्प्लेक्स है ये किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, और जो मेरे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स है ये बेटा किस टाइप की आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो देखो पहले वाले में तो साफ दिख रहा है कि थायोसाइनाइडो लगा हुआ है, ठीक है। तो जो एससीएन लीगेंड होता है, एससीएन लीगेंड बेटा इसकी खास बात पता है आपको कि ये एम्बिडेंट लीगेंड होता है, ठीक है। एम्बिडेंट लीगेंड क्या होते हैं, ये बेटा मेटल को सल्फर से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और ये बेटा मेटल को नाइट्रोजन से भी आपका इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। मतलब ये 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मतलब इसका एक दूसरा आइसोमर बन सकता है जिसमें मैं NCS लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, NCS। तो आप देख सकते हैं पहले मेटल का लिंक सल्फर से था और अब बेटा मेटल का लिंक नाइट्रोजन से हो गया, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म आएगी। मतलब कौन सी आ जाएगी बेटा, यहाँ पर आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म आ जाएगी, जो कि SCN में आती है, जो कि Cn में आती है, Cn के साथ चलता है Nc, जो कि NO2 में आती है, NO2 के साथ चलता है ONO। मैंने सारे केस बता दिए जहां पर आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म आ सकती है। दूसरा देखिए क्या लगा है, देखो भाई अगर किसी कॉम्प्लेक्स में 3 लीगेंड लगें और तीनों के तीनों भैया मेरे चिलेटिंग लीगेंड्स हो जाएं, ठीक है, क्या हो जाएं, चिलेटिंग लीगेंड, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है, ठीक है। तो आपको पता है अगर किसी कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है तो वो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है तो वो हमेशा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसके 2 फॉर्म बनेंगे, एक डी फॉर्म होगा, एक एल फॉर्म होगा। डी और एल एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। डी क्लॉकवाइज स्लाइड घुमाएगा, एल कैसा घुमाएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज स्लाइड घुमाएगा। मतलब इसमें जो आंसर लिखना है वो आपको लिखना है कि ये बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या शो करेगा बेटा,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन फिर से मेरे पास ये 14 नंबर फिर से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को लेकर के आ गया। मतलब कहना ये चाह रहा हूँ बार बार कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अभी मैं आखिरी में 5-6 क्वेश्चन लिखूंगा, वो भी मेरे इस क्वेश्चंस के ही पार्ट हैं जो आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। कहाँ से पढ़ने मैंने बता दिया, कितनी बार लिख के दूँ क्या भाई। अब यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब इस कॉम्प्लेक्स की भैया ज्योमेट्री एक्सप्लेन करनी है, और मैग्नेटिक नेचर का मतलब बेटा क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स डायमेटिक है कि पैरामेटिक है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गया, ठीक है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ गया बेटा तो वो पैरामेटिक हो जाता है, अगर सब पेयर्ड है तो वो डायमेटिक। तो चलो हम लोग क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रा करते हैं बेटा। क्रोमियम एक्सेप्शनल केस होता है, मालूम होगा, लास्ट में आता है 4s1 और 3d5 आता है, ठीक है। यहाँ अमोनिया का कोई चार्ज नहीं होता, ये +3, तो क्रोमियम का चार्ज भी यहाँ +3, तो क्रोमियम +3 निकाल लो चाचा मेरे, ठीक है। क्रोमियम +3 3 निकालोगे तो ये हो जाएगा 4s0 और 3d3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3d3, ठीक है। ये भैया एक यहाँ से निकलेगा, दो यहाँ से, अब ये 3d3 हो गया, ठीक। तो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर लिए, ठीक है, 1 2 और 3, बाकी ये 2 खाली हैं, और यहाँ पर आपका 1 रहेगा, यहाँ पर आपके 3 रहेंगे। अब बताइए, अमोनिया कोई खास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, ऊपर से यहाँ क्रोमियम में कोबाल्ट नहीं है। देखो भैया एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है कि कोबाल्ट +3 अगर कहीं लगा है, क्या लगा है बेटा, मैंने क्या बोला, कोबाल्ट +3 अगर कहीं बेटा लगा है तो उसके साथ अमोनिया हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाता है। कोबाल्ट +3 का स्पेशल केस है, कोबाल्ट +2 भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमियम है तो ये कोई खास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होगा। तो देखिए 6 लिगेंड लगाने हैं, तो 6 ऑर्बिटल्स आप ये मिला लेंगे पूरे, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा D2sp3। तो इससे क्लियर हो रहा है कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो ऑक्टाहाइड्रल हो जाएगी। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा, ऑक्टाहाइड्रल। और देखिए यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना, पेयरिंग तो हो नहीं पाई, इस वजह से इसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो बेटा पैरामैग्नेटिक है। इसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो बेटा कैसा है, पैरामेटिक। यही 2 पॉइंट आपसे पूछे थे। देखो कई चीज़ें पूछ सकता है कि आउटर कॉम्प्लेक्स है कि वो इनर कॉम्प्लेक्स है कि डायमेटिक है कि पैरामेटिक है कि ज्योमेट्री है, तो वो सब बातें जो हैं वो हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सॉल्व करते हैं। फटाफट बनाइए इसको जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 15 बेटा क्या लिखा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बतानी है बेटा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में। फिलहाल मैं इसके लिए आपको राय दूंगा कि आप मेरा लेक्चर जाके देखिए, जिसमें आपको बहुत अच्छे से डिटेल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग केवल ऑक्टाहाइड्रल की नहीं बल्कि टेट्राहाइड्रल की भी समझाई गई है। फिलहाल मैंने लिख दिया क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा। देखो भाई ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में आपके 6 लिगेंड आने होते हैं, ठीक है, और वो 6 के 6 लिगेंड बेटा एक्सेस के ऊपर में से आते हैं, और एक्सेस के जो ऊपर 2 ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के, वो एक होता है dx² - y² और dz²। तो उनसे लीगेंड का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और dxy dyj dzx उनसे इंटरेक्शन कम होता है तो बेटा उनकी एनर्जी घट जाती है। मतलब शुरुआत में ये 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, शुरुआत में पाँचों की एनर्जी बराबर। कौन कौन से 5, एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dzx, एक होता है dx² - y², एक होता है dz², ठीक है। अब इसके बाद जब आप करेंगे स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स तो 5 में बेटा 2 ऊपर चले जाते हैं और 3 बेटा नीचे आ जाते हैं। तो जो नीचे 3 आ जाते हैं वो होते हैं हमारे dxy, dyz और dzx। ऊपर जो जाते हैं बेटा dx² - y² और dz², इनके बीच के गैप को बोलते हैं बेटा डेल्टा ओ। ओ का मतलब यहाँ ऑक्टाहाइड्रल है, इसका नाम बेटा होता है T2g और इसका नाम बेटा क्या होता है Eg। और डिटेल अगर देखनी है तो बेटा आप 1 शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये मेरे 1 शॉर्ट वीडियो में नहीं था, ठीक है। तो मैं यार यहाँ बता दूं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। देखो हमको पता है कि लीगेंड्स हम लोग पढ़ते हैं तो लीगेंड्स मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। एक या तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होता है, या तो हमारे पास बेटा क्या होता है वीक फील्ड लीगेंड होता है, ठीक है। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के गैप को बढ़ा देता है उसे बेटा मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जो गैप को कम कर देता है उसे मैं बोलता हूँ बेटा वीक फील्ड लिगेंड। तो कुल मिला के
स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या बनाया गया है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक लीगेंड लिखे हैं, ठीक है। मगर जो शुरुआत के लीगेंड लिखे हैं बेटा, जो शुरुआत में यहाँ तक लिखे हैं वो बेटा वीक फील्ड लीगेंड होते हैं। आपके जो लास्ट में लीगेंड लिखे हैं बेटा जितने मोस्टली EN के बाद से बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, और जो बीच वाले हैं वो मॉडरेट लीगेंड हैं। तो इससे आपसे अगर आप इस सीरीज को पढ़ लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि भाई देखो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड CO है, मतलब गैप बहुत ज़्यादा देगा। CN जैसे जैसे पीछे आएंगे तो आपकी लीगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ घटेगी, मतलब वो वीक फील्ड होता जाएगा। और जैसे जैसे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे मेरा जो लीगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ वो बढ़ेगी, और स्टेल फील्ड स्प्रिंग का गैप भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मगर ये केवल ऑक्टाहाइड्रल पर वैलिड होती है, टेट्राहाइड्रल में गैप ऑलरेडी कम होता है, तो वो फील्ड बढ़ने से भी वो नहीं बढ़ पाता। इसको आप बना लीजिए। फिर मैं 4 क्वेश्चन अब लिखूंगा जो आपको थ्योरी के पढ़ के ही जाने हैं, और इस तरह से मेरे 20, क्योंकि अगर मैंने उन 4 क्वेश्चन को अपनी बात इसमें नहीं करी तो आप कहेंगे सर ने तो इतने ही बताए थे, तो उतने ही आप पढ़ के जाओगे। नहीं, तो मैं 4 अब थ्योरी वाले क्वेश्चन लिखूंगा, उन थ्योरी वाले क्वेश्चंस को भी आप देख के जाएंगे। कहाँ से देखेंगे, वन शॉट वीडियो पढ़ा है मेरा, देख लो भाई, ठीक है, बनाओ उसको फटाक से। अब देखो मैंने ये 4 क्वेश्चन भैया लिख दिए हैं। इन 4 क्वेश्चंस को आप थ्योरी, वैसे तो आप सारी थ्योरी पढ़ के जाइएगा, मगर इनको आप जरूर देखेंगे। जैसे पहला लिखा है मैंने 17 में ऑल अबाउट लीगेंड्स। क्या मतलब हुआ, आप लीगेंड के बारे में पूरी डिटेल पढ़ के जाएंगे। जैसे लीगेंड का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, तो आपको बताया गया था एक लीगेंड का जो क्लासिफिकेशन है वो आयन चार्ज के आधार पे है, कुछ प्लस वाले होते हैं, बहुत सारे माइनस वाले होते हैं, कुछ न्यूट्रल वाले होते हैं। दूसरा आपको बताया था मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड और पॉलीडेंटेड लीगेंड। तो कौन सा लीगेंड कैसा है इसको आप जरूर देख के जाएंगे। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो बहुत जगह आपके क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो लीगेंड देख के जाएंगे, उसी में आपका साथ में आ जाएगा चिलेट इफेक्ट जब आप लीगेंड देख रहे होंगे। दूसरा मेरे पास क्या आ गया, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। भाई इसके एप्लीकेशन मैंने भी कुछ सिखाए थे, तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के 5 से 6 पॉइंट्स हैं, उनसे वो एप्लीकेशन भी देते हैं काफ़ी कि किसमें कितने PPT आएंगे, कितने का PPT नहीं आएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि सिल्वर नाइट्रेट के 3 मोल्स का PPT आएगा, AgCl का बाकी क्यों 2 का क्यों नहीं आएगा, तो वो उसी के एप्लीकेशन पार्ट था। तीसरा मेरे पास आप पढ़ के जाएंगे बेटा क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हर जगह लगती रहती है। इससे क्या पूछता है कि बता दो भाई मेरे पास क्या कॉम्प्लेक्स डायमेटिक है, क्या कॉम्प्लेक्स पैरामेटिक है, किस तरह का नेचर का है, वो सब बताता है। प्लस सेफ्टी के अकॉर्डिंग वो आपसे CFSE कैलकुलेट करवाता है, वो ठीक है कि बता दो भाई इसकी CFSE कितनी होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइज एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में वो कई बार पूछता है कि ऑक्टाहाइड्रल की, जैसे मैंने बताई ऑक्टाहाइड्रल की, टेट्राहाइड्रल की, आप वन शॉट वीडियो में से पूरा देख सकते हैं। और लास्ट में आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आइसोमेरिज्म, बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे पेपर में आने लगे हैं, चाहे वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो, चाहे वो आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म हो, किसी प्रकार की कोई भी आइसोमेरिज्म होती है ना बेटा, तो उससे वो क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल के पीछे भी वो हाथ धो के पड़ गया है, ठीक है। तो इस वजह से आप ये 4 क्वेश्चन थ्योरी वाले जरूर देखेंगे, और जो मैंने थोड़ा बेसिक सिखाया है उसको भी आप पूरा जरूर देख के जाएंगे। उम्मीद है अगर आप मेरा वन शॉट वीडियो और ये लेक्चर देखते हैं ना, तो फिर बहुत ही रेयर है कि क्वेश्चन उसके बाहर से आपको मिले, उसी में से आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं दाएं बाएं पूछ लिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और भाई अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो क्यों नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।